कैरियर जंक्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आशीष सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण। आने वाली केवीएस परीक्षा और बच्चे आपको पता है कि यूपीपी की भी वैकेंसी आने वाली है, तो हम लोग ये देखेंगे कि व्याकरण में उसमें कैसे प्रश्न बनने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला जो बिंदु होगा वो क्या होगा भैया, व्याकरण का होगा। पहली बात तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो व्याकरण शब्द है, ये व्याकरण शब्द किन दो शब्दों के मेल से बना है और इसमें कौन सी संधि होती है, इस शब्द का शब्द विच्छेद क्या होता है, सारी बातें हम लोग आज करेंगे। देखिए व्याकरण शब्द में सबसे पहली बात करते हैं कि व्याकरण शब्द में कौन सी संधि होती है। तो व्याकरण शब्द में भैया यण संधि होती है। व्याकरण शब्द में कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। व्याकरण शब्द में अगर संधि की बात करें, यण संधि होती है। आगे मैं अभी आपको संधि भी पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा कि जहां पर या व रा के पहले आधा अक्षर मिलता है वहीं पर हमारी कैसी संधि होती है, यण संधि होती है। अगर हम इसके संधि विच्छेद की बात करते हैं, व्याकरण शब्द के संधि विच्छेद की बात करते हैं, तो व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद होता है बच्चे वि धन आकरण होता है। क्या होता है भैया, वि धन आकरण होता है। व्याकरण के संधि विच्छेद की बात करेंगे तो वि धन आकरण होता है। अगर हम व्याकरण शब्द के शब्द विच्छेद की बात करें, ये तो हमारा संधि विच्छेद हो गया, ये संधि हो गई। अगर हम व्याकरण के शब्द विच्छेद की बात करते हैं कि व्याकरण शब्द का शब्द विच्छेद क्या होगा, तो इसमें शब्द विच्छेद में अगर हम देखें तो इसको हम लोग कहते हैं भैया क्या, वि धन आ धन करण। वि धन आ धन क्या कहते हैं, करण। देखिए इसमें जो करण शब्द है यह एक मूल शब्द है। करण शब्द कैसा शब्द है, एक मूल शब्द है। और करण शब्द में यहां हमको दो उपसर्ग दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो यहां पर एक उपसर्ग है आ उपसर्ग और दूसरा क्या है भैया, वी उपसर्ग है। मान लीजिए कभी आपसे ऐसा भी प्रश्न हो जाए उपसर्ग में कि ये बताइए व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग होते हैं, तो व्याकरण शब्द में भैया दो उपसर्ग होते हैं। एक तो हमारा जो होता है भैया वी उपसर्ग होता है और जो दूसरा होता है वो कौन सा उपसर्ग होता है, आ उपसर्ग होता है। और इसमें मूल शब्द क्या है, तो करण एक हमारा कैसा शब्द है, मूल शब्द है। आगे की बात करते हैं हम। अगर हम व्याकरण के परिभाषा की बात करते हैं कि व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, व्याकरण किसे कहा जाता है। व्याकरण भाई ये तो हम लोग जाने कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो हम लोग यही कहते हैं कि भाषा, कोई भी भाषा हो, भाषा के नियमों का जो संग्रह होता है बच्चे, जो संग्रह होता है वही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। अगर हम ये बात करते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो भाषा, कोई भी भाषा हो, वो अंग्रेजी भाषा हो चाहे हिंदी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, भाषा के नियमों का संग्रह ही जो होता क्या कहलाता है, व्याकरण। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि भाषा के नियमों का संग्रह, भाषा के नियमों का संग्रह ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। भाषा के नियमों का जो संग्रह होता है वही क्या कहलाता है भैया, व्याकरण कहलाता है। ठीक, अब पहली बात तो एक बार हम फिर से आपको बता दें, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो ये व्याकरण शब्द है, इस व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि व्याकरण शब्द में यण संधि है, पहली बात। अगर हम इसके बात करते हैं संधि विच्छेद की कि व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं भैया वि धन क्या होता है, आकरण होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि व्याकरण शब्द का शब्द विच्छेद क्या होता है, तो इसका शब्द विच्छेद होता है वि धन आ धन क्या होता है, करण। मान लीजिए आपसे कभी भी परीक्षा में पूछा जाए कि व्याकरण शब्द का जो मूल शब्द होता है वो क्या होता है, तो व्याकरण शब्द में जो मूल शब्द होता है मित्र वो क्या होता है, करण। करण शब्द में कितने उपसर्ग जुड़े थे, दो उपसर्ग जुड़े थे, तो ये क्या बना था, व्याकरण बना था। इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा हो जाती है कि भाषा के नियमों का संग्रह जो होता है वही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। कंफर्म भैया। आगे अगर हम बात करते हैं, चलते हैं, अगर हम आगे बात करते हैं कि ये जो व्याकरण है, इस व्याकरण के जनक कौन माने जाते हैं। आपने इसकी परिभाषा तो देख ली। अगर आपसे मान लीजिए कभी भी परीक्षा में पूछ लिया जाए, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी व्याकरण के जनक किसे माना जाता है, तो आप लोग कहेंगे हिंदी व्याकरण
व्याकरण के जनक, अगर हिंदी व्याकरण के जनक की बात करता है कि हिंदी व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है, पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है। आइए इस बार बीएड एंट्रेंस में एक क्वेश्चन पूछा था, अभी मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि हिंदी व्याकरण के प्रथम व्याकरण, हिंदी व्याकरण के प्रथम व्याकरण, एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि हिंदी व्याकरण के पाणिन, हिंदी व्याकरण के पाणिन की बात करता है कि हिंदी व्याकरण के पाणिन किसे कहा जाता है। यही प्रश्न इस बार बीएड एंट्रेंस में पूछा गया था। बीएड एंट्रेंस में पूछा गया प्रश्न था कि हिंदी व्याकरण के पाणिन किसे कहा जाता है। अभी मैं तीनों का आंसर आपको बताता हूं। पहला आपसे पूछा जाएगा हिंदी व्याकरण के जनक, अगर बात करता है कि हिंदी व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा भैया कि हिंदी व्याकरण के जब जनक की बात आती है तो हम कह देते हैं श्री दामोदर पंडित को। अगर बात करता है कि हिंदी व्याकरण के जनक किसे माना जाता है, तो हिंदी व्याकरण के जनक माना जाता है श्री दामोदर पंडित जी को। कंफर्म। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण के प्रथम व्याकरण, अब आप लोग ये ही नहीं समझ पा रहे होंगे कि व्याकरण का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन आपसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछ सकता है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो आज आप लोग जान लीजिएगा कि व्याकरण के जानकार को, भैया किसको, व्याकरण के जानकार को मित्र क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। ये याद कर लीजिएगा आप लोग। अगर हम बात करते हैं कि व्याकरण क्या किसे कहते हैं, तो व्याकरण का मतलब होता है कि व्याकरण का जानकार जो होता है वही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। लेकिन प्रश्न हमारा क्या है कि हिंदी व्याकरण का प्रथम व्याकरण मतलब हिंदी व्याकरण का पहला जानकार कौन था, तो आप उसका आंसर ये करेंगे जोहान जोशुआ केटलर। क्या बताएंगे बच्चा, जोहान जोशुआ केटलर। क्या नाम देंगे भैया, जोहान जोशुआ केटलर बताएंगे। अगर हमसे यह प्रश्न होता है कि हिंदी व्याकरण के प्रथम व्याकरण कौन है, तो जोहान जोशुआ केटलर है। लेकिन अब बात आ रही है हिंदी व्याकरण के पाणिन की। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदी व्याकरण के पाणिन किसे कहा जाता है, तो यहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा भ्रम होता है कि हिंदी व्याकरण का पाणिन किसे माना जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि किशोरी दास वाजपेयी को भी हिंदी व्याकरण का पाणिन कहा जाता है और कामता प्रसाद गुरु को भी हिंदी व्याकरण का पाणिन कहा जाता है। लेकिन देखिए आपका आयोग इस बार माना क्या था, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे इस बार बीएड एंट्रेंस में दोनों लोग थे, किशोरी दास वाजपेयी भी थे और कामता प्रसाद गुरु भी थे। तो बात ये आती है कि वहां पर आपका आयोग किसे मानता है, और ये एकदम वास्तविकता है कि हिंदी व्याकरण का पाणिन की बात करें तो हम दोनों लोगों को मानते हैं। किशोरी दास वाजपेयी को भी माना जाता है और कामता प्रसाद गुरु को भी माना जाता है। लेकिन आप अगर दोनों विकल्प में रहेंगे तो आपको किशोरी दास वाजपेयी लगाना है। तो हिंदी व्याकरण का अगर हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण के पाणिन की, तो किशोरी दास, क्या नाम होगा बच्चा, किशोरी दास वाजपेयी। एक ये हो गए, और दूसरा नाम हम कह देंगे कामता प्रसाद गुरु। हम भैया क्या कह देंगे, कामता प्रसाद गुरु। अगर सिंगल पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए परीक्षा में दोनों विकल्प में दोनों लोग होंगे, तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि जब कभी आपसे यह पूछा जाएगा कि हिंदी व्याकरण के पाणिन और विकल्प में दोनों लोग हैं, तो आप कभी मत गलती करिएगा, वहां पर आप किसको टिक करिएगा, किशोरी दास वाजपेयी को। एक बार नहीं, परीक्षा में 2-3 बार यह पूछा गया था और किशोरी दास वाजपेयी को वहां पर उत्तर माना गया। ठीक, चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने ये जान लिया
कि हिंदी के पाणिनि कौन थे, हिंदी व्याकरण के प्रथम वैयाकरण कौन थे और हिंदी के जनक कौन थे, हिंदी व्याकरण के जनक कौन थे। अगर हम आगे की बात करते हैं कि बच्चे जो हिंदी व्याकरण हम पढ़ने चल रहे हैं, इस व्याकरण जो ये व्याकरण है, व्याकरण के अंग कितने होते हैं? तो व्याकरण के मित्र 3 अंग होते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। देखिए व्याकरण की बात करते हैं, व्याकरण के अंग की, व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के अंग की अगर हम बात करते हैं तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं भैया? 3 अंग होते हैं। आइए हम इनके तीनों अंग बता दें आपको कौन कौन से होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं और जो 3 अंग होते हैं देख लीजिएगा, देखिएगा 3 अंग इसके कौन कौन से होते हैं। एक पहले को हम लोग क्या कहते हैं? एक को भैया हम लोग कहते हैं, एक को पहले को हम लोग कहते हैं वर्ण विचार। एक को क्या कहते हैं? वर्ण विचार। और दूसरे वाले को भैया हम लोग क्या कहते हैं? शब्द विचार। दूसरे वाले को क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। और जो तीसरा होता है, तीसरा इसका जो अंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य विचार कहते हैं। तीसरे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य विचार कहते हैं। ठीक, अगर आपसे ऐसा कभी प्रश्न पूछा जाए कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो व्याकरण के भैया 3 अंग होते हैं। एक पहले को हम लोग वर्ण विचार कहते हैं, दूसरे को हम लोग शब्द विचार कहते हैं और तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं भैया? वाक्य विचार कहते हैं। तो आज हम लोगों का जो पहला बिंदु होगा वो हमारा क्या होगा? व्याकरण से वर्ण विचार का। अब हम लोग पहला बिंदु स्टार्ट करते हैं कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, क्या क्या इसमें कंडीशन बनती हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आज का हमारा जो पहला बिंदु होगा वो किसका होगा? वर्ण विचार का। हम बात करते हैं कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। आइए देखा जाए, वर्ण विचार की जब बात आती है तो वर्ण विचार, जैसे मान लीजिए आपसे कभी पूछ लिया जाए कि वर्ण विचार किसे कहा जाता है, तो आप लोग एक ही जवाब रहेगा। वर्ण विचार की बात अगर हम आपसे करेंगे तो आप कहेंगे कि वर्णों के शुद्ध उच्चारण, वर्णों के शुद्ध उच्चारण, वर्णों के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग को ही वर्ण विचार कहा जाता है। अगर आपसे मान लीजिए कभी ये पूछा जाए कि वर्ण विचार हम किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि वर्णों के शुद्ध उच्चारण, वर्णों के क्या भैया? शुद्ध उच्चारण, वर्णों का शुद्ध उच्चारण और वर्णों का जो होता है भैया शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण और वर्णों का शुद्ध लेखन और वर्णों का शुद्ध प्रयोग, वर्णों का भैया शुद्ध प्रयोग ही क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। तो ये बात होती है वर्ण विचार में। और वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले बिंदु का अध्ययन करते हैं जो है हमारा, आप सबको पता होगा, इस वर्ण विचार का जो पहला बिंदु होता है वो क्या होता भैया? वर्णमाला होता है। तो मित्र आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? वर्णमाला। हम लोग देखेंगे कि वर्णमाला में कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे हमसे परीक्षा में आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब पूछे जाएंगे, और कैसे विगत वर्षों की परीक्षाओं में हमसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, आइए हम लोग आज पहला बिंदु स्टार्ट करते हैं, वर्णमाला। देखिए आज का हमारा पहला जो है बिंदु वो क्या है भैया? वर्णमाला है। ठीक, वर्णमाला। आइए अब हम लोग देखते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। हम लोग पहले ये देखते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए आप लोग आंसर करते हैं और जल्दबाजी में उसका आंसर गलत हो जाता है। जब वर्णमाला की बात आती है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, जब वर्णमाला की बात आएगी कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो पहली कंडीशन तो आप लोग देखिए, चार विकल्प आपके सामने रखता हूं, पहले आप लोग देखिएगा कि हमें वहां पर ध्यानपूर्वक क्या आंसर करके आना है। देखिए पहला हम कहते हैं कि वर्णों, ऐसे आपको मिलेगा। अब भैया जब प्रैक्टिस सेट देने लगेंगे वहां पर भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। वर्णों के क्रम को, वर्णों के क्रम को, देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को, वर्णों
वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, और ऐसे एक विकल्प मिलेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर आपसे पहला प्रश्न मैं रख रहा हूं आपके सामने कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, ये क्या कर, इसका उत्तर क्या देंगे आप लोग। वर्णों के क्रम को वर्णमाला कहते हैं, कहना एकदम गलत है, ठीक। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये भी कहना एकदम गलत है। वहां पर आप एक ही उत्तर लगा के आएंगे। जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो भैया वर्णों का जो समूह होगा वो कैसा समूह होगा, व्यवस्थित समूह। यही आंसर आपको करके आना है कि वर्णों का कैसा समूह, व्यवस्थित समूह ही बच्चे क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। अब मित्र आप कहोगे कि सर ये आंसर क्यों नहीं हो सकते, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग किसकी माला पढ़ने चल रहे हैं, वर्णों की। अच्छा एक बात बताइए, माला किसी भी की हो, मान लीजिए हम एक फूल की माला ले रहे हैं या हम एक मोती की माला ले रहे हैं, चलिए हम एक मोती की माला मान लीजिए या फूल की माला बनाने चल रहे हैं, तो ये बताइए क्या एक मोती हम यहां रख दें, एक मोती बच्चे यहां रख दें, एक मोती यहां रख दें, एक मोती यहां रख दें, क्या बताइए कोई माला बन सकती है? तो आप कहेंगे सर कभी कोई माला नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? कि जब तक उस मोती को या हम फूल को एक बच्चे व्यवस्थित क्रम में, जब तक एक व्यवस्थित क्रम में हम उसको नहीं पिरोते हैं, तब तक वो हमारी कोई माला नहीं बन सकती है। वैसे हम लोग किसकी माला पढ़ने चल रहे हैं, वर्णों की माला पढ़ने चल रहे हैं। जब हम वर्णों की माला पढ़ने चल रहे हैं तो ये भी तो एक माला ही तो है। तो जब हम कहेंगे कि वर्णों के क्रम को नहीं ना, वर्णों के समूह को, वर्णों का समूह हो लेकिन वह या वर्णों का क्रम हो, कैसा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। मित्र वो कैसा क्रम होना चाहिए, व्यवस्थित क्रम। तो व्यवस्थित क्रम, जब हमको आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है मित्र, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यह प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया कि वर्णमाला कहते हैं वर्णों के क्रम को, समूह को, व्यवस्थित समूह को। तो आप देखिए जल्दबाजी में अपने प्रश्न को गलत नहीं करना है। जैसे होता क्या है कि हम लोग थोड़ा सरल प्रश्न देखते हैं तो कहते हैं अरे गुरुजी पढ़ाई नहीं है, बड़ा सरल है, तुरंत आप लोग कहते हैं कि बस टिक कर देंगे। और आप ध्यान से, बार बार मैं बता रहा हूं कि पुलिस की परीक्षा ऐसी होती है कि उसमें ना तो बहुत कठिन हिंदी पूछी जाती है और ना तो बहुत सरल पूछी जाती है। बच्चा एकदम याद रखिएगा कि मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे और जल्दबाजी में बस क्वेश्चन गलत होते हैं। नहीं तो पुलिस की परीक्षा में आप 37 हिंदी में अगर आप मेहनत करेंगे हम लोगों के साथ लगकर, तो 37 में आप 35-36 जरूर करके आएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक। तो आपको वहां पर ध्यान से क्वेश्चन को करना है। चलिए आगे की हम चर्चा करते हैं। अच्छा मित्र एक बात बताइए सब लोग, अगर हम वर्णों की माला पढ़ने चल रहे हैं तो हम लोग ये तो जाने कि वर्ण किसे कहते हैं। भैया माला तो वर्णों की, भाई वर्णों की ही तो माला पढ़ने चल रहे हैं, तो ये तो पता हो कि वर्ण कहते किसे हैं। वर्णों की जिसकी माला पढ़ने चल रहे हैं उसको तो हम लोग ये जाने कि इसको कहते क्या है। भैया किसे कहते हैं, वर्ण। वर्णमाला जो हम पढ़ने चल रहे हैं तो वर्ण किसे कहते हैं। जो वर्ण की बात आती है तो हम लोग कहते हैं कि मुख से निकली वह ध्वनि, वह लिखित ध्वनि जिसको और अधिक छोटा ना किया जा सके, जिसके खंड ना किए जा सके, उसे ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आप याद रखिएगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे मुख से ध्वनि उच्चरित होती है उसका लिखित रूप ही क्या कहलाता है भैया, वर्ण कहलाता है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा आ, हमने आपसे क्या कहा, आ। तो जब मैंने आपसे आ कहा तो मैंने एक ये आ जो हमारे मुख से उच्चरित हुआ तो एक हुई ध्वनि। लेकिन अगर इसी ध्वनि को जब मैंने लिखा तो आप इसको भैया कभी ध्वनि नहीं कहेंगे, इसको आप कहेंगे सर ये क्या है, एक वर्ण है। तो आप याद रखिएगा कि ध्वनि का लिखित रूप, भाई ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। आप याद रखिएगा। और हम लोग कहते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि वर्ण को और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता है। जब कभी आपसे प्रश्न ऐसे बनते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए, तो हम लोग आंसर किसको करके आते हैं, वर्ण को। और मौखिक छोटी पूछता तो ध्वनि, क्योंकि देखिए हम क्या कह रहे हैं आपसे आ, हमने आपसे आ कहा
तो एक ध्वनि है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई तो है, लेकिन कैसी है? मौखिक। लेकिन जब पूछे कि लिखित तौर पे इसी ध्वनि का लिखित रूप ही मेरे बच्चे क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। मान लीजिए हमने कहा आ, अब एक क्या हो गया? वर्ण। हमने कहा ई, तब भी बच्चे क्या है? वर्ण है। तो आप हमेशा कहेंगे कि वर्णों को और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई में हम किसको रखते हैं? वर्ण को रखते हैं। जब कभी भी हमसे ऐसा प्रश्न हो जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक। अच्छा देखिए, हम वर्णों को अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपके वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 भी होती है, 52 भी होती है। कैसे 44 बताते हैं, कैसे 52 बताते हैं। इन वर्णों को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक स्वर में, एक व्यंजन में। वो सब बात हम लोग आगे अभी करेंगे। लेकिन मित्र याद रखिएगा कि इसी ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, यहां से एक बच्चे बनता है क्रम, और उससे आपकी परीक्षा में कम से कम 6 से 7 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पहले उसको देखते हैं कि कैसे यहां से 6-7 प्रश्न हमारे बनते हैं। उसके बाद हम लोग वर्णों का विभाजन करेंगे कि वर्ण को हम कितने पार्ट में बांटेंगे। ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले तो ये देखेंगे, क्रम देखेंगे। पहले आपको पता है कि सबसे पहले बच्चे क्या आती है? ध्वनि। ठीक। उसके बाद आपको पता है कि इसी ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है मित्र? तो इसी ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक। और बच्चे जो वर्ण अब जो वर्ण होते हैं, दो वर्णों के समूह या दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक। और शब्द के बाद एक क्या आता है? पद आता है। और मित्र पद के बाद जब बात करेंगे तो पद के बाद क्या आ जाएगा? वाक्य आ जाएगा। पद के बाद क्या आ जाएगा? वाक्य आता है। ठीक। अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो आप कहेंगे कि सबसे पहले सर ध्वनि, फिर क्या होगा? वर्ण, फिर शब्द, फिर क्या होगा? पद, और फिर क्या होगा? वाक्य। ध्वनि आपको मैंने बता दिया कि जो मुख से उच्चरित होती है वो क्या होती है? ध्वनि। और इसी ध्वनि का लिखित रूप ही मित्र क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक। अब देखिए शब्द की बात करते हैं, तो अभी मैं जब आपको शब्द विचार पढ़ाऊंगा तो वहां पर शब्द के विषय में विस्तृत तरीके से बताऊंगा कि शब्द किसे कहते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बस यहां पर इतना जानिएगा कि दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक। और अगर हम बात करते हैं पद की, तो आप लोग पद नहीं जान पाते कि पद किसे कहते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पद को पहचानने में। कभी भी बच्चे ऑफलाइन क्लास में भी अगर मैं बच्चों से पूछता हूं कि यार बताओ पद किसे कहते हैं, लेकिन बताऊंगा आज, दूसरे दिन भूल जाते हैं। लेकिन आज देख लीजिएगा, आज के बाद आपको पद नहीं भूलना है कि पद किसे कहते हैं। भैया पद कोई दूसरी चीज नहीं है, यही शब्द ही आगे बस कंडीशन बदल जाती, पद कहलाने लगता है। देखिए शब्द, अब मान लीजिए ये कमल लिखा है। अब मित्र एक बात समझिएगा, कमल लिखा है तो कमल एक क्या है? शब्द है। कमल एक क्या है? शब्द है। बस इसी कमल शब्द का प्रयोग अगर मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया, कमल, कमल तालाब, कमल तालाब में खिला है, कमल तालाब में खिला है। अब यहां पर एक बात करते हैं कि कमल यहां पर क्या था? शब्द था। तो जब शब्द स्वतंत्र रहते हैं तो शब्द कहलाते हैं। शब्द जब स्वतंत्र रहते हैं तो क्या कहलाते हैं? शब्द। उन्हीं शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्य में कर देते हैं तो वाक्य में बच्चा वो शब्द ना रह के क्या कहलाने लगते हैं? पद। अब इस वाक्य में अगर हम कमल के नीचे रेखांकित करते हैं तो यहां पर हम कमल को शब्द नहीं कहते हैं, यहां पर कमल को हम क्या कहते हैं बच्चा? पद कहते हैं। तो शब्द को ही पद कहा जाता है, बस कंडीशन बदल जाती है कि जब शब्द स्वतंत्र रूप से रहता है बच्चा तो वो शब्द कहलाता है। और इसी बच्चे शब्द का प्रयोग जब हम वाक्य में कर देते हैं तो वाक्य में शब्द नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है? पद कहलाने लगता है। बस इतना ही होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गुरुजी हम ऐसो कह सकित ना कि अगर सब वाक्यवा में केहू शब्दों का अगर हम रेखांकित कर दे तो उस शब्द ना का हो जात बच्चा? पद हो जाता है। बस इतना ही होता है शब्द और पद में अंतर। और देखिए तो ये आप समझ गए होंगे कि जब शब्द स्वतंत्र रूप से लिखा रहता है तो शब्द कहलाता है, और शब्द को जब बच्चे हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो शब्द ना रह के क्या कहलाने लगता है? वाक्य कहलाने लगता है। वाक्य की वाक्य नहीं, पद कहलाने लगता है। देखिए अगर हम वाक्य की बात करते हैं तो मैं अभी आपको वाक्य विचार जब पढ़ाऊंगा तो वाक्य के विषय में विस्तृत तरीके से बताऊंगा। लेकिन यहां पर जान लीजिएगा कि शब्दों का कैसा समूह? सार्थक। शब्दों का सार्थक समूह ही भैया क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है।
जाता है। अब देखिएगा, इसको लिखने का मेरा एक मतलब था, क्योंकि यहाँ से बच्चे ध्यान रखिएगा, यहाँ से कम 6-7 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न, पहला आपसे ये पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर यहाँ से प्रश्न की बात करते हैं तो पहला प्रश्न ये बनेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं पहला। फिर उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, फिर कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, इसका आंसर क्या होगा? सब लोग सोचते रहिए और बताते रहिए। देखिए, और उसके बाद बच्चा अगर हम बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक हो गया, फिर मैं कहूँ भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अगर हम लिखित इकाई की बात करते हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करते हैं, तब आपको आंसर क्या करना है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पे, अगर हम बात करें उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब हमें क्या लगाना है। देखिए, इतने प्रश्न अभी देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई पूछ रहा है, आपसे ऐसा प्रश्न बना, कोई पूछ रहा है, मान लीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया बच्चा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कभी भी कोई पूछे तो आप तुरंत एक ही आंसर बताइएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब भाषा की सबसे छोटी तो कह रहा है, लेकिन सबसे छोटी उसने क्या लगा दिया? मौखिक। देख के प्रश्न करना है मित्र, इसने क्या लगा दिया? मौखिक। कहा भाषा की सबसे छोटी लेकिन मौखिक इकाई, मौखिक जो मुख से उच्चरित हो रही है, मैंने आपको अभी वहां पर पढ़ाया। तो भाषा की सबसे छोटी जब मौखिक पूछेगा तो आपका आंसर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? ध्वनि। और फिर आपसे कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी लेकिन कैसी? लिखित इकाई। जब लिखित इकाई की बात करेगा मेरे बच्चे तो आप हमेशा देखिए, हमने क्या कहा भाई जो मैंने कहा कि ध्वनि का लिखित रूप ही मौखिक ध्वनि होता है और लिखित जो होता है वो क्या होता है? वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक जो मुख से उच्चरित हो रही वो ध्वनि है, और भाषा की सबसे छोटी जब लिखित की बात कर दे तो आपको बिना किसी सोच बस तुरंत ही आप क्या लगा देंगे मेरे बच्चे? तुरंत लगा के चले आएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा अगर लिखित तो हम क्या लगा के आएंगे? वर्ण लगा के आएंगे। देखिए, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा आपको भ्रमित कर रहा है। अब वो पूछ रहा कि उच्चारण की दृष्टि से, अरे भैया चाहे मौखिक कहें चाहे उच्चरित कहें, बात तो एक ही है। उच्चारण की दृष्टि से मतलब जो हमारे मुख से उच्चरित होती है उसके दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई भी हमें आंसर क्या लगा के आना है? ध्वनि लगा के आना है। ये इतनी बात याद रखिएगा। देखिए, 4 क्वेश्चन आपको यहां से याद रखने हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे भैया तो वर्ण लगाना है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक पूछे मेरे बच्चे तो ध्वनि लगाना है, कंफर्म। भाषा की सबसे छोटी लिखित पूछे तो वर्ण लगाना है। उच्चारण के दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी पूछे तो ध्वनि लगाना। ये 4 क्वेश्चन हो गए। बस 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा कि यहां पर कैसे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखिए, चलिए देखिए, यहां से 2-3 प्रश्न आपसे और पूछे जाएंगे, ठीक। देखिएगा, एक तो यहां तक की बात हो गई। उसके बाद अगर आपसे अब बात करता है कि अर्थ के आधार पे, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, अगर आपसे बच्चे पूछे अर्थ के, किसके आधार पे? अर्थ के आधार पर। अगर मेरे बच्चे आपसे वो पूछ रहा है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो जब अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें बच्चा, तो अब एक बात बताइए, क्या हम ध्वनि बता सकते हैं? हमने कहा आ कहने पर बताइए क्या कोई अर्थ
आप समझ पा रहे हैं? चलिए, ध्वनि तो हो नहीं सकता, ठीक। आपने कहा कि सर ध्वनि का लिखित रूप ही क्या होता है? वर्ण होता है। ध्वनि का लिखित रूप ही क्या होता है? वर्ण। मान लीजिए मैंने लिख दिया आपके सामने आ एक वर्ण है, या हम का लिख देते हैं, का भी एक क्या है? वर्ण। लेकिन का कहने पर बताइए क्या कोई आप अर्थ समझ पा रहे हैं? क्या कोई अर्थ निकल रहा? आप कहेंगे सर नहीं निकल रहा। लेकिन मेरे बच्चे, आप हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं कमल, तो आप कहेंगे सर आपने लिखा है एक शब्द। और बच्चे, कमल जब एक शब्द है तो एक शब्द कमल जब मैंने कहा तो कमल कहने पर एक अर्थ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल एक अर्थ मिल रहा है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब अर्थ के दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछता है तो अर्थ के दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती बच्चे, वो क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। क्या कहलाती भैया? शब्द कहलाती है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई भैया क्या होती है? शब्द होती है। आगे की अगर हम बात करते हैं, अगर हम आपसे ये पूछे भाव एवं भावार्थ के आधार पर, भाव एवं भावार्थ, भाव एवं भावार्थ के आधार पर, भाव एवं भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाव एवं भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो हमें आंसर क्या लगा के आना? देखिए, अभी आपने कहा कि सर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती, ठीक। अब मान लीजिए मैंने कहा भाव, अब ये पूछ रहा भाव एवं भाव के अर्थ के अनुसार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। आप एक बात बताइए, मैंने कहा आ कहने पर, या मैंने कहा का कहने पर, क्या आप मेरा कोई भाव समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पाएंगे। या मैंने मान लीजिए का लिख दिया, तो का लिखा, एक मैंने वर्ण लिखा कि नहीं लिखा? लेकिन एक बात बताना, क्या मैंने का लिखा है तो का लिखने पर मेरा कोई भाव समझ पा रहे हो? नहीं। क्या मेरे भाव का कोई अर्थ निकल रहा? नहीं निकल रहा। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, अगर मैंने लिखा तो वर्ण भी नहीं हो सकता, ध्वनि भी नहीं हो सकती। मैंने कहा बच्चे कमल, मैंने कमल कह दिया, या मैंने कह दिया रमन। रमन ही ले लो, रमन एक शब्द है कि नहीं है? रमन बच्चा एक शब्द है ना। लेकिन मैं रमन कह रहा हूं तो क्या रमन कहने पर मेरा कोई भाव समझ पा रहे हो आप, कि मेरे भाव का कोई अर्थ निकल रहा? आप कहेंगे नहीं सर, आपके भाव का कोई अर्थ नहीं है ना, मैं समझ पा रहा हूं कि क्या कहने का मतलब है, आपके भाव क्या है नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन बच्चा, जैसे मैं ऐसा कहता आपके सामने कि रमन एक अच्छा लड़का है, रमन एक अच्छा लड़का है। अगर मैंने ऐसे कहा कि रमन एक अच्छा लड़का है, तो आप ये बताइए अब रमन के प्रति मेरा क्या भाव है? आप समझ पाए होंगे ना। लेकिन मैंने अपने भाव को समझाने के लिए पूरा वाक्य लिख डाला कि नहीं लिख डाला बच्चा? मैंने पूरा वाक्य लिख डाला कि नहीं लिख डाला? इसीलिए जब आपसे कभी कोई पूछे कि भाव एवं भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाव एवं भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हमें आंसर क्या लगा के आना है बच्चा? वाक्य लगा के आना है। क्या लगा के आना मित्र? वाक्य लगाना है। जब हमसे कोई पूछे कि भाव एवं भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वाक्य होती है। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा सब लोग। एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि भाषा की लघुत्तम सार्थक, सार्थक लेकिन कैसी? लघुत्तम। सार्थक मतलब जो अर्थ देती हो, वही बात है ये। जब आपसे पूछे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब भी आपका आंसर क्या होगा? शब्द होगा। अगर बच्चा लेकिन ये पूछ रहा है कि लघुत्तम सार्थक, लघुत्तम मतलब अर्थ के आधार पर सबसे छोटी सार्थक, तब भी हमारा आंसर क्या रहेगा? शब्द रहेगा। लेकिन आपसे ऐसा पूछ रहा है कि भाषा की पूर्ण सार्थक, तो पूर्ण सार्थक में किसको लगाना है? वाक्य। ये भी आप याद रखिएगा, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई अगर आपसे पूछ रहा है, तब वहां पर आपका आंसर बच्चे क्या होगा? वाक्य होगा। तब भी हमारा आंसर क्या होगा? वाक्य हो जाएगा। बोलो कंफर्म है? इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक। जैसे मैंने पढ़ाया आपको वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते, तो मैंने आपको बताया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये कंडीशन। उसके बाद मैंने बताया कि सबसे पहले ध्वनि बच्चे, उसके बाद क्या आता है? वर्ण आता है, शब्द आता है, पद आता है, और क्या होता है? वाक्य। जब आपसे ऐसा पूछा जाए
जब आपसे ऐसे प्रश्न हो जाए कि ये बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो किसको बताना है? वर्ण को। भाषा की सबसे छोटी लेकिन मौखिक, तो किसको? ध्वनि को। भाषा की सबसे छोटी लेकिन लिखित, तो लिखित में बच्चे किसको? वर्ण को। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भाषा उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी, तो किसको? ध्वनि को। और उसके बाद आपसे ऐसा प्रश्न हो कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, तो बच्चा क्या होगा? शब्द हो जाता है। और फिर पूछा जाए भाव एवं भावार्थ के आधार पर, तो वाक्य। और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई की बात करें तब भी हमें क्या बताना है? वाक्य बताना है। देखिए, आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे की क्लास हम लोग कल मिलेंगे, इसके आगे। ठीक, धन्यवाद।